पटना से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, जहां बेहटा थाना इलाके में बालू माफियाओं का कहर देखने को मिला। बालू लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और भागने लगे। जब दानापुर डीएसपी 2 की तरफ से अमरेंद्र कुमार झा ट्रक का पीछा करने लगे तो ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत रही कि डीएसपी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। डीएसपी की गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल उनको हुई होगी। टक्कर ये कितनी जबरदस्त रही होगी उस वक्त। बाइक सवार की जान चली गई है। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है और आरोपी ड्राइवर की अब तलाशी लेने के लिए लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। दानापुर से अमरजीत शर्मा जुड़ चुके हैं। अमरजीत, कब की ये घटना है और अभी क्या अपडेट है आरोपी के बारे में? जी देखिए, बिहटा थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है आरोपी है, उसी पर यह घटना घटित हुई है। और ये घटना जब घटित हुई है उस दौरान जो है बालू ट्रक जो है डीएसपी दानापुर 2 की गाड़ी में टक्कर मारी। इसके पहले जो है बाइक सवार को टक्कर मारी, उसमें जो है बाइक सवार की मौत हो गई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिन में जो बालू का प्रचलन है उस पर रोक है, उसके बावजूद जो है बालू की ट्रक कैसे जो है निकल गई बाहर और ये रोड पे आई और डीएसपी को भी टक्कर मारी। तो इसमें जो है जांच का विषय है, इस पे जो है पुलिस जांच करेगी और इसमें जो आरोपी होगा उस पे कार्रवाई भी होगी। फिलहाल जो है इस मामले में जो है ड्राइवर फरार है, उसकी तलाश जो है पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक ड्राइवर नहीं पकड़ में आया है। फिलहाल जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 इंडिया के स्टूडियो में, जहां पर आप ये देखिए, यहाँ पर ट्रॉफी आप देख रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारे बीच है। कि एज अ क्रिकेट फैन इनको इस कप को प्रत्यक्ष देखने को मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई मैच में नहीं देख पाए पर करेंगे। चलिए सूर्य कुमार यादव के लिए बड़ा, क्योंकि वो जो लास्ट में बॉल शॉट लगने वाला था, वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने लिया था वो टर्निंग पॉइंट था। वहां कैच लिया और इस बार वो कप्तान है, तो उनके लिए तो बड़ा भावुक क्षण है। ऐसा है कि वहां कैच लिया, इधर मैच और ट्रॉफी ही ले जाएंगे। तो सूर्य कुमार यादव और टीम इंडिया के लिए जोरदार चीयर्स के साथ इस ट्रॉफी को चलिए अभी आप सब लोग यहां से बाहर प्रस्थान करें, उसके बाद इस कप को भी बाहर ले जाना होगा। लाइव टेलीविजन है, अखाड़ा में बस खेल का ये अखाड़ा है, यहीं पर इसको विराम देते हैं। चलिए मैम आएगा ट्रॉफी बाहर आएगी। चलिए मैम आइए प्लीज चलिए आए। नहीं कोई नहीं दूर से नहीं, अभी ट्रॉफी को जाना है भाई। ये देखिए सबको फोटो लेना है, सब आइए, आप ले जाइए सर, आइए सभी कोई फोटो। ट्रॉफी ही जा रही है, ट्रॉफी को बाय बाय करिए, अगली बार जल्दी मिलेंगे, सूर्य कुमार के साथ यही मिलेंगे। और एक बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला है, एक बड़ा अपडेट है जो कि आपके सामने रखने जा रहे हैं। एसआईटी ने बढ़ाई संदिग्धों की लिस्ट। एसआईटी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि संदिग्धों की लिस्ट हम बढ़ा रहे हैं। दरअसल डीएनए सैंपल लेने वाली जो लिस्ट है उसकी लिस्टिंग अब बढ़ चुकी है, जो नंबर है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ये एसआईटी की तरफ से जानकारी दी गई। और एसआईटी ने बढ़ाई संदिग्धों की लिस्ट, डीएनए सैंपल लेने वाली लिस्ट बढ़ा दी गई। अब तक 19 लोगों के सैंपल लिए गए हैं जिनका मिलान हो रहा है, लेकिन एसआईटी का कहना है कि अब 25 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, जिसमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन भी शामिल है। मनीष रंजन फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। एफएसएल की टीम ने एसआईटी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मनीष रंजन का सैंपल भी ले लिया है। दरअसल फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा की बॉडी में सीमेन मिलने की पुष्टि हुई थी और इसके बाद रेप की आशंका बढ़ चुकी है। अब पुलिस ने जांच कर कुल 19 लोगों के डीएनए सैंपल ले लिए हैं और ये ताजा अपडेट भी आपको दे रहे हैं कि 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। ब्लड सैंपल लेकर मिलान डीएनए से इसका किया जाएगा। जांच का दायरा अब विस्तृत किया जा रहा है। 25 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर डीएनए से मिलान होगा। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है, एक एक करके राज खुल रहे हैं, तो अब जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। तो नीट छात्रा मौत मामले में एसआईटी जिन युवकों के डीएनए जांच करवाने को लेकर गर्दनीबाग अस्पताल पहुंची, उन युवकों के साथ
मृतक छात्रा के मामा भी शामिल हैं। छात्रा के मामा का एसआईटी पर सीधा आरोप है कि पुलिस इस मामले को भटका रही है। परिवार और उनके करीबियों से ही अब तक डीएनए जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, जबकि हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे के अलावा हॉस्टल से जुड़े लोगों के ब्लड सैंपल नहीं लिए गए। पुलिस से जब हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो पुलिस कहती है कि उन लोगों के ब्लड सैंपल क्यों ले। मृतक छात्रा के मामा से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने, ये पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। किस बात को लेकर के रोष है, क्या आप लोगों का? ये पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, परिवार वालों को इस तरह प्रताड़ित किया है किसी तरह केस वापस ले ले। कब प्रशासन का कब रवैया हम देखें कि अपराधी को ढूंढ रहे हैं। अपराधी तो हम लोग को बनाया जा रहा है। परसों रात में 12 बजे को हम रात में 12 बजे हम लोग को कॉल आता है कि आपको बुलाया जा रहा है पतियामा। रात में 12 बजे, दिन नहीं होता। जब इतना ही शक था आपको, रिलेशन आप पूरा घोल के पी गए। रिलेशन को पता नहीं है कि क्या मतलब मामा भांजे में रिलेशन क्या होता है, पिता और बेटी में रिलेशन क्या होता है, भाई बहन में रिलेशन क्या होता है, सारा घोल के पी गए हैं। इस तरह व्यतीत हो रहा है कि किसी तरह मतलब केस को मूवमेंट करके उधर दे दे। क्यों नहीं सीडीआर निकाल रहे हैं श्रवण अग्रवाल या नीलम अग्रवाल या मनीष रंजन या उसका बेटा रॉकी या एक आंसू अग्रवाल, उन लोगों का सीडीआर क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं जांच कर रहे हैं उन लोग? मृतक के मामा है, सीधे तौर पे उनका कहना है कि एसआईटी जो है वो अपने ही जो परिवार के लोग हैं उनके इर्द गिर्द जो है जांच का दायरा रखे हुए है। परिवारजनों को परेशान किया जा रहा है। जिन लोगों ने सहयोग किया अस्पताल में इलाज के दौरान मृतका के परिजनों को, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि जो मृतक है जिस हॉस्टल में रहती थी, जहां वो बेहोश हुई, वहां के संचालक और उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे अब तक पूछताछ तक नहीं की गई है। और इसी को लेकर के एसआईटी पर एक बार फिर से परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। और हाल देखना होगा कि एसआईटी के इस पूरे रवैये पे पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना होता है, वो कहते भी हैं कुछ या नहीं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी मौत का मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। अब पुलिस इस पूरे प्रकरण में पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। इसकी वजह यह है कि घटना के समय छात्रा की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। देखिए, पुलिस के अनुसार छात्रा के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्म तिथि 3 सितंबर 2008 दर्ज है। वारदात 6 जनवरी 2026 की रात है, जबकि छात्रा की 11 जनवरी को मौत हो गई। इस आधार पर घटना के वक्त छात्रा की उम्र लगभग 17 साल 4 महीने थी। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी और इसीलिए कानूनन इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया में जुटी है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि घटना के 21 दिन के बाद ये कदम क्यों उठाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस अब कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं इस देरी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो नीट की छात्रा मौत मामले में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला चल सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे। दरभंगा से कांग्रेस के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में ही कांग्रेस दफ्तर में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी, टिकट बेचने के आरोप और शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला हुआ है। इस हंगामे ने पार्टी की अंदरूनी कलह को खोलकर सामने रख दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरभंगा की तस्वीरें, जहां पर टिकट वितरण, पैसों के खेल का आरोप लग रहा है। और ये पहली दफा नहीं है। जब चुनावों के समय में टिकट का बंटवारा किया जा रहा था, उस वक्त भी कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कृष्णा अलावरू पर आरोप लगाए थे। पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगे थे कि टिकट बेच रहे हैं, मनमानी हो रही है। और देखिए, वही नाराजगी एक बार फिर से दिख रही है। पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर यहां पर सामने आई है। हाल फिलहाल में दिल्ली में बैठक की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को बुलाया। कहा जा रहा था कि सभी 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो नाराज हैं और दिल्ली में तलब किया गया, बैठकर बातें हुई। कहा जा रहा था कि सब कुछ सेट हो चुका है, सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन बिहार में जो कांग्रेस के लिए जिम्मेदार नेता हैं
कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथों में है, उनको लेकर समर्थकों में भारी नाराजगी है, जिसमें कृष्णा अल्लावरू का भी नाम है। और आज उन्हीं के सामने एक बार फिर से ये नाराजगी दिखी है। देखिए किस तरीके से तू मैं चल रही है, और आपको राजेश राम भी वहां पर दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए मेरे पूर्वज जिया है, हम भी जिएंगे। नाराजगी क्यों? नाराजगी है कि हमारी बातों को सुने। आज लोग कह रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं हो रही है। कांग्रेस में ऐसे बैठे लोग कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस को। सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों को सुनना नहीं चाहते हैं लोग। ये लोग अपनी शासन को थोपना चाहते हैं कार्यकर्ता पे। उम्मीदवार था, हमारे नेता है डॉक्टर मदन मोहन झा, उनको कह दिया, उन्होंने कहा ठीक है। अखिलेश सिंह जो अध्यक्ष थे तत्कालीन 2022 में, वो 16 लाख रुपया, मोहम्मद नौशाद चमड़ा का तस्कर है, वो दिल्ली रहता है, चमड़ा का व्यापारी है, दिल्ली रहता है, उससे 16 लाख रुपया लिया। तो 6 लाख में तो पीसीसी का कार्यक्रम किया, और 10 लाख रुपया में अखिलेश सिंह और भक्त चरणदास दोनों 5-5 लाख बांट के उसको बीपीसीसी भी बनाया। उससे पहले वो बीपीसीसी भी मेंबर नहीं था। और वहीं दानापुर के मनेर स्थित हल्दी छपरा संगम घाट पर गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से तेज कटाव की स्थिति बनी हुई है। किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को गंगा में ये समाती हुई दिख रही है। पहले बारिश और बाढ़ की मार झेल चुके ग्रामीण अब गंगा नदी के भीषण कटाव की त्रासदी से जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नदी से लगातार कटाव जारी है, जिससे कि अब पूरे हल्दी छपरा गांव के अस्तित्व पर खतरा है। ग्रामीणों का कहना है कि कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि हर दिन किसी न किसी किसान की जमीन इसमें समा जाती है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का डर हर दिन बढ़ते जा रहा है। अगर कटाव यूं ही जारी रहा तो पूरा गांव गंगा नदी में समा सकता है। कि यहाँ पर जितने किसान खेत बोए हैं, सारे किसान का फसल लगा हुआ गंगा में विलीन होते जा रहा है। कटाव बहुत जोरों से है, इतना कटाव है कि जो जियो बैग का काम हुआ था उसमें भी करीब 100 मीटर कट गया। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि यहाँ पर बोल्डर पिचिंग करावें और न तो कम से कम जियो बैग वाला काम करावें। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग का हल्दी छपरा जो संगम घाट है, जो कि अब खेत एकदम पूरा जो फसल है अब दिन पर दिन बर्बाद होते जा रही है। और ऐसा स्थिति हो जाएगा तो 1 से 1.5 महीना में हम लोग का एकदम घर अब कटने के कगार पर है। कटाव से यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है, किसान का सब खेत कट रहा है। लेकिन सरकार का कोई यहाँ ध्यान नहीं है। 3 साल से लगातार कट रहा है। 2023 से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। जो पहले काम हुआ था उससे बचाव हुआ, लेकिन अभी नहीं होने से जो हुआ है वो भी काम कट रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सीएम ने इसकी शुरुआत मधुबनी से की। मधुबनी के झंझारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने 298 करोड़ की 101 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 93 करोड़ की 294 योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण सीएम की तरफ से किया गया। सीएम ने इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा ली है और मिथिला हाट फेज 2 का निरीक्षण किया गया। जीविका दीदियों से संवाद किया गया और इसके साथ अररिया संग्राम में पंचायत सरकार भवन का भी अवलोकन हुआ। जनसभा को भी सीएम ने संबोधित किया। तो मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की बात कही और इसके लिए जल्द ही नई नीति लाई जाएगी, इसका भरोसा दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रखंडों और जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों को और विकसित किया जाएगा। साथ ही निजी क्षेत्र के अस्पतालों को खोलने में भी सरकार मदद करेगी। और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। तो मधुबनी में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और जिस रफ्तार से बिहार का विकास हो रहा है, जल्द ही बिहार देश के बाकी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। विकसित उसी तरह से बिहार
काफी विकसित होगा और केंद्र का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो इसको लेके खड़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तेरे बढ़िया से आपको बता दे, जरा हाथवा उठा के बतावा, लगा आपको? खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, आई सबको भी देखिए, सब आ गए हैं। हाथ उठा करके आप भी कहिए, खूब अच्छा होगा। आप जान लीजिए कोई तरह की दिक्कत नहीं, और इतना बढ़िया बना देंगे कि आप लोगों का भी सब तो ठीक होगा और पूरे देश का सबसे आगे विकसित राज्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक महत्व हम आपको कहेंगे। आज जो पहले वाला के बारे में बता दिए कोई गड़बड़ करता, वो सब के चक्कर में मत रहिए। लेकिन अब जो हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया है और केंद्र सरकार का जो मिल रहा है, और उसके चलते जितना आगे बिहार बढ़ रहा है, इसी को ध्यान में रखिएगा। अरे बराबर भाई, अरे इसको करिए ना साहब, अथवा उठा बस, कि आप जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार से और यहां से जितना काम हो रहा है सब लोग कर रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे, इधर उधर जो गड़बड़ करता है उसके चक्कर में मत रहिए, और यहीं पर पूरे तौर पर सब कोई को काम करिए। और वहीं मधुबनी में समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बड़ा वादा किया है। अगले 5 साल में बिहार से जो भी मजदूर रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं, उन्हें चिन्हित कर वापस लाया जाएगा। उन सबको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, और जो लोग बेहतर नौकरी और पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं वो तो जाएं, लेकिन जो मजदूरी करने जा रहे हैं उन्हें वापस लाने का काम सरकार करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने फैसला लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार के जो अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं वो तो जाए, ये हमारा क्वालिटी है। लेकिन जो बच्चे या जो मजदूर बिहार से मजदूरी करने बाहर जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक व्यक्ति को बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम करेंगे साथ। और वहीं डिप्टी सीएम ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिहार की पुलिस को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिन पुलिसकर्मियों को हथियार चलाने नहीं आता वो नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाए। इस बयान पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सबको जिम्मेवारी लेनी होगी, तभी सुशासन हो सकता है। राज्य में हर लोगों को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। सरकार के अंदर जो भी पदाधिकारी या अन्य लोग सेवा दे रहे हैं, उनको अपना दायित्व एवं जिम्मेवारी समझने की आवश्यकता है। बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब बिहार में काम करने वाले लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझें। और वहीं पूर्णिया में एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में समझौता कराने गए एक बड़े गल्ला व्यवसायी सूरज बिहारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मरंगा थाना के बसंत विहार के पास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वो लोग बात कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष से 15 से 20 लोग आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और सूरज बिहारी को गोली मार दी जाती है। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि सरस्वती पूजा के दिन उनका बेटा, जो कि सोशल मीडिया क्रिएटर है, उन्होंने एक लड़की का वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड किया था और इसके बाद लड़की के प्रेमी ने उसके बेटे के साथ मारपीट की और इसी बात को लेकर सूरज बिहारी का छोटा भाई भी आया था। दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। फिर जब समझौता करने के लिए सूरज बिहारी अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचे तो दूसरे पक्ष के साथ ही लोग पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों ने फायरिंग की और सूरज बिहारी को गोली मार दी गई, जिसमें उनकी मौत हो गई। फोटो खिंचाता है, मेरा बेटा क्रिएटर है तो किसी का फोटो लगा सकता है, तो वही फोटो लगाया था। मेरा बेटा एक लड़की का यहाँ का है, नेवलाल चौक का है, उसका बॉयफ्रेंड देख लिया वीडियो लगाया हुआ, तो मेरा बेटा को यहाँ ग्लोबल साइंस पब्लिक स्कूल से उठाया, यहाँ बसविट्टी में जाके बेल्ट से चप्पल से पूरा मार रहा। वही समझौता करने के दरमियान में है ना, ब्रजेश जो है और सबका टीम मेन जड़ है यहाँ जिसके यहाँ हम गए थे, उसका नाम बता दें यहाँ, तो उसके यहाँ गए थे, वही लेके आया, यहाँ झगड़ा करके पूरा निकाला पिस्टल, तरतारा के सूरज बिहारी को मार दिया। और आपस में हाथापाई होने लगा, वो हाथों से इनको मारने लगे, वो उनको मारने लगे, तो दूसरे पक्ष से जो है
लोग आए मोटरसाइकिल पे 8-10 लड़के, 4-5 मोटरसाइकिल थी और उन्होंने अंधाधुंध फायर करना शुरू कर दिया। तो भैया के गोली लगी है। किसने गोली मारा? अब उन्हीं बाइक वालों ने मारा था उनको। क्या नाम था? अब नाम तो उनका पता नहीं सर। देखिए, जिस तरह की घटना घटी है निश्चित रूप से निंदनीय है और जिस तरीके से शायद इनके भाई को कुछ लोगों ने बंधक बना के रखा था, इसको सूचना मिली, ये पहुंचे तो इसकी हत्या हुई और दिन दहाड़े हत्या होना कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पे प्रश्न चिन्ह है। और रिलायंस जियो बिहार झारखंड के छात्रों को एआई से जोड़ रहा है। रिलायंस जियो गूगल जेमिनी और जियो एआई क्लासरूम के जरिए व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। रिलायंस जियो एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसी क्रम में जियो बिहार झारखंड के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को गूगल जेमिनी, एआई जियो और एआई क्लासरूम और अन्य अत्याधुनिक एआई टूल्स का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये पहल अब तक दोनों राज्यों में 2000 से अधिक स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच भी चुकी है। इस अभियान के तहत रिलायंस जियो प्रमुख स्कूलों और कॉलेजों में एआई कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है और इन ट्रेनिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र नोटबुक और इसके साथ ही एआई टूल्स का उपयोग नोट्स तैयार करने के लिए कर सकते हैं, असाइनमेंट लिखने के लिए, कोडिंग प्रोजेक्ट और ऑडिशन के साथ ही डिजाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी सहित व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए जियो अपने सभी अनलिमिटेड 5G उपभोक्ताओं को 35,100 मूल्य का गूगल जेमिनी प्रो प्लान 18 महीनों के लिए पूरी तरीके से मुफ्त उपलब्ध करा रहा है, जिसे माई जियो ऐप के माध्यम से एक्टिवेट किया जा सकता है। और इसके अलावा देखिए, युवाओं के कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए जियो ने 4 सप्ताह का मुफ्त ऑनलाइन जियो एआई क्लासरूम भी शुरू कर दिया है और छात्र इसे jio.com एआई क्लासरूम पर जाकर डेस्कटॉप या लैपटॉप के जरिए पूरा कर सकते हैं और एआई से जुड़ी जो व्यवहारिक जानकारियां हैं उसे हासिल कर सकते हैं।